17 जुलाई 2016 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ की एक नहर में कुछ लोगों को एक महिला की लाश तैरती हुई दिखाई देती है। उन लोगों को किसी अनहोनी का एहसास हुआ और देखते ही देखते वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और वहां पर मौजूद सभी लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर इस नहर में लड़की की लाश कहां से आ गई और इसलिए इस इलाके के रहने वाले लोगों ने फौरन इस घटना की जानकारी पुलिस को दी और सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने उस शव को नहर से बाहर निकलवाया और साथ ही पुलिस ने देखा कि वहीं पास में ही एक सेंट्रो कार भी खड़ी है, जिससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि शायद लाश को इसी सेंट्रो कार से यहाँ लाया गया और उसे नहर में डाल दिया गया। इसलिए पुलिस ने उस कार की छानबीन शुरू की, लेकिन कार से उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने उस कार के नंबर का पता लगाया तो पता चला कि वो कार दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रहने वाले वैद प्रकाश करोड़ीवाल की है। लेकिन जब पुलिस नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद में करोड़ीवाल के फ्लैट पर पहुंची तो उस महिला के माता पिता और भाई घर पे नहीं थे। उनके घर पर ताला लगा था और पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो पड़ोसियों ने बताया कि उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। फिर आखिर ये पूरा परिवार कहाँ चला गया? इसके बाद पड़ोसियों ने लड़की की पहचान नैना करोड़ीवाल के तौर पर की, जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। यूपी पुलिस ने इस केस को इस एंगल से देखा था कि जरूर नैना का किसी लड़के के साथ अफेयर होगा और घर वाले उसके खिलाफ होंगे और इसीलिए समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़की के परिवार वालों ने उसकी हत्या कर दी। यूपी पुलिस ने इस मामले की छानबीन की तो उसमें पुलिस के हाथ ज़्यादा कुछ तो नहीं, क्योंकि महिला का पूरा परिवार ही गायब था। इसलिए पुलिस ने जब इस केस की चार्जशीट कोर्ट में पेश की तो पुलिस ने इस हत्याकांड को ऑनर किलिंग का मामला बताया और कोर्ट में कहा कि लड़की के घर वाले उसकी हत्या करने के बाद घर से फरार हो गए हैं। पुलिस की रिपोर्ट और सारे बयानों को सुनने के बाद कोर्ट ने नैना के पूरे परिवार को भगोड़ा घोषित कर दिया। देखने से तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे ये केस पूरी तरह से ऑनर किलिंग ही था और अब खत्म हो गया है और इसीलिए ये केस बंद कर दिया गया। जब पुलिस ने इस घटना को ऑनर ऑफ किलिंग बताकर केस को क्लोज कर दिया था तो उस समय हत्यारों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि चार लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद भी वो ऐश की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, आखिर वो कभी न कभी तो ज़रूर पकड़ा जाता है और ऐसा ही कुछ इस हत्याकांड में भी हुआ। इस घटना के 2 साल बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नैना की हत्या को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया जिसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने दावा किया था कि नैना का परिवार ना तो कहीं भागा है और ना ही गायब हुआ है, बल्कि उस परिवार के 4 सदस्यों की तो बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है। दरअसल दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस को एक दिन इस केस से जुड़ा एक ऐसा राज पता चला जिसने इस पूरे मामले को ही पलट कर रख दिया और जांच के दौरान दिल्ली क्राइम ब्रांच को जो बातें पता चली बहुत ही चौंकाने वाली थी और इस तरह हत्या के 2 साल बाद मात्र एक सुराग ने इस हत्याकांड की सारी पोल खोल के रख दी और उस एक सुराग की वजह से ही असली कातिलों का भी पर्दाफाश हो गया। दरअसल हुआ ये था कि एक दिन अनजाने में मनोज बावला नाम के एक लड़के ने किसी से लड़ाई के दौरान उनको धमकी दी कि इस वारदात के बारे में भी बताया और उनको कहा कि उसने सेखी मारने के चक्कर में कहा था कि 2 साल पहले भी उसने कई लोगों का मर्डर किया था, लेकिन आज तक क्राइम ब्रांच भी उसे पकड़ नहीं पाई और फिर ये बात किसी तरीके से दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस तक पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने इस केस की जांच फिर से शुरू की और अब ऐसा लगने लगा था कि अब तो वैद प्रकाश फैमिली के हत्यारों को क्राइम ब्रांच पुलिस धर दबोचेगी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में फिर से अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने पुलिस को भी घुमा दिया। दरअसल जब इस केस की जांच करते हुए पुलिस मनोज बावला तक पहुंची तब तक उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, यानी पुलिस के हाथ एक बार फिर से खाली थी। लेकिन फिर भी पुलिस ने हार नहीं मानी
पुलिस अपनी जांच में पूरे जी जान से जुटी थी और फिर जांच करते समय पुलिस को पता चला कि मनोज बावला की दोस्ती अभिषेक पाल नाम के लड़के के साथ थी। पुलिस को अभिषेक पर शक हुआ तो शक के आधार पर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर इस परिवार से किसी की दुश्मनी क्या हो सकती है, जिसके कारण इस पूरे परिवार को ही मौत के घाट उतार दिया गया, और इसके पीछे हत्यारों का मकसद क्या था। और अगर नैना की लाश हापुड़ की नहर से मिली थी तो घर के बाकी लोगों की लाशें कहाँ हैं। ऐसे बहुत से सवाल थे जो पुलिस के दिमाग में भी आ रहे थे, और अब इन सवालों के जवाब पाने के लिए पुलिस ने अभिषेक पाल से पूछताछ शुरू की। पहले तो अभिषेक ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब पुलिस के डंडे पड़े तो उसका दिमाग ठिकाने आ गया और फिर अभिषेक टूट गया। साथ ही अभिषेक पाल ने पुलिस के सामने कुछ ऐसे दिल दहला देने वाले खुलासे किए जिन्हें सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। लेकिन अभिषेक पाल ने पुलिस को ऐसा क्या बताया था? दोस्तों, इस कहानी के बारे में जानने के लिए इस घटना से पहले के समय में जाना पड़ेगा। दरअसल वजीराबाद के रहने वाले वेद प्रकाश करोड़ीवाल एक फाइनेंशियल थे। इसके अलावा दिल्ली में मजनू का टीला नाम की जगह पर उनका कपड़ों का व्यापार भी था, यानी उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसलिए उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और उनके परिवार में पत्नी साधना, बेटी नैना के अलावा एक बेटा शिवम भी था। ये पूरी फैमिली बहुत हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन तभी अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वेद प्रकाश ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और उसकी वजह से इस पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। दरअसल वेद प्रकाश की दुकान पर रितेश कटियार नाम का एक लड़का काम करता था। उसे ऐसा लगने लगा था कि इस नौकरी से वो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, और इसलिए वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। लेकिन कोई भी काम शुरू करने के लिए सबसे पहले इंसान के पास पैसा होना ज़रूरी है, जो रितेश के पास बिल्कुल नहीं था। उसने इस बारे में वेद प्रकाश से बात की और उन्हें अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि उसके पास काम की शुरुआत के लिए पैसे नहीं हैं। तो इस पर वेद प्रकाश उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए, और इस तरह से रितेश कटियार ने अगस्त 2015 में वेद प्रकाश करोड़ीवाल से काफ़ी पैसे लोन ले लिया। और जिस समय रितेश ने कर्ज लिया था उस समय अभिषेक पाल उसका गारंटर बना था। इसके अलावा रितेश ने वेद प्रकाश करोड़ीवाल की दुकान भी किराए पर ले ली, और इस तरह वेद प्रकाश करोड़ीवाल की मदद से रितेश ने अपना काम शुरू कर दिया। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और हर महीने रितेश कटियार वेद प्रकाश को लोन की किस्त भी देता था। लेकिन कुछ समय बाद उसका बिजनेस दिन ब दिन खराब होता चला गया और उसे नुकसान होने लगा। लगातार नुकसान होने की वजह से रितेश के लिए हर महीने लोन की किस्त भरना और दुकान का किराया देना मुश्किल हो गया था। जब रितेश कटियार ने कर्ज की किस्त और दुकान का किराया देना बंद कर दिया तो पहले तो वेद प्रकाश करोड़ीवाल ने उसे प्यार से समझाया कि वो समय पर उन्हें उनका पैसा दे दिया करे। लेकिन फिर भी जब रितेश कटियार ने उनको समय पे पैसा नहीं दिया तो वेद प्रकाश ने उसके ऊपर अपने पैसे वापस देने के लिए प्रेशर बनाना शुरू किया, और इसी बात को लेकर उन दोनों में आए दिन बहस भी होने लगी। पैसों की वजह से उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कहासुनी हो गई। लेकिन फिर भी इस समस्या का कोई हल नहीं निकला, क्योंकि रितेश कटियार का बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो गया था। तो ऐसे में उसके पास वेद प्रकाश को देने के लिए पैसे थे ही नहीं, और इसलिए रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों से रितेश कटियार बहुत परेशान हो गया था और वो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता था। इधर वेद प्रकाश अब रितेश कटियार के गारंटर अभिषेक पर भी पैसे वापस करने के लिए दबाव बनाने लगा, जिससे अभिषेक भी परेशान हो गया। और जब किसी तरह से उन्हें इस समस्या का कोई हल नज़र नहीं आया तो एक दिन उन दोनों ने फैसला किया कि अब वो लोग इस समस्या का कोई बहुत ही अच्छा हल निकालेंगे, यानी कि अब उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि ये मामला ही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। और फिर उन दोनों के शैतानी दिमाग में एक ऐसा घिनौना आइडिया आया जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया, क्योंकि अब वो दोनों बहुत कुछ भयानक करने वाले थे। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उन्होंने प्लान बनाया कि वेद प्रकाश को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुलानी है, और इस हत्या की साजिश में उन्होंने 2 और लड़कों मनोज बावला और सोनू को शामिल किया।
इसके बाद प्लान के मुताबिक अभिषेक ने नैना के छोटे भाई शुभम को ड्राइविंग सिखाना शुरू किया, क्योंकि उसका मकसद ये था कि वो इस परिवार के करीब आ जाए, जिसमें कि वो कामयाब भी हो गया। फिर जब उनको लगने लगा कि सब कुछ उनकी योजना के अनुसार चल रहा है, तो इन्होंने 15 जुलाई को वेद प्रकाश करोड़ीवाल की हत्या की योजना बनाई। हत्या वाले दिन 15 जुलाई 2016 को अभिषेक पाल लगभग सुबह 11 बजे के समय वेद प्रकाश करोड़ीवाल के घर पहुंचा और उसने वेद प्रकाश से कहा कि आपके बेटे शुभम के कार के टायर खराब हो रहे हैं, उन्हें चेंज करवाना बहुत ज़रूरी है। तो उसने वेद प्रकाश को टायर बदलवाने के लिए अपने साथ टायर की दुकान पर चलने के लिए कहा और इसके बाद वेद प्रकाश अभिषेक के साथ टायर की दुकान पर जाने के लिए घर से निकले। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आज अभिषेक उनके साथ खूनी खेल खेलने वाला है, क्योंकि भले ही उनके बीच लड़ाई झगड़ा ही सही, लेकिन फिर भी वेद प्रकाश को अभिषेक पर भरोसा था, क्योंकि वो उनकी दुकान पर काफ़ी समय से काम करता आ रहा था और ये भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से उनकी और उनके पूरे परिवार की जान चली गई। क्योंकि कई बार हम ऐसे लोगों पे भरोसा कर लेते हैं जो आगे चलकर हमारे आस्तीन का सांप बन जाते हैं, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें दूसरे लोगों पर हद से ज़्यादा भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। खैर, वेद प्रकाश अपने घर से निकलकर गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गए। वेद प्रकाश करोड़ीवाल फ्रंट सीट पर बैठे थे कि तभी मौका देखकर हत्यारों ने क्लच वायर से उनका गला घोंटना शुरू कर दिया। वेद प्रकाश बुरी तरीके से तड़प रहे थे और अपनी जान बचाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार हो गई और जब उनका शरीर ठंडा पड़ गया तो कातिलों ने उनके शव को कार की डिग्गी में डाल दिया और दोनों बहुत खुश थे कि उन्होंने कितनी चालाकी और कितनी आसानी से वेद प्रकाश को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब उन दोनों को इस बात का डर सताने लगा था कि जब वेद प्रकाश घर नहीं पहुंचेंगे तो ऐसे में वेद प्रकाश की पत्नी साधना और उनका बेटा शुभम पुलिस को इस बात की जानकारी दे सकता है कि वेद प्रकाश अभिषेक के साथ ही घर से निकले थे, और इसी डर की वजह से उन दोनों ने फैसला किया कि अब वो लोग इस पूरे परिवार को ही खत्म कर देंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे के आसपास उन दोनों ने शुभम को फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी कार के टायर सही हो गए हैं, तुम यहाँ आकर एक बार गाड़ी को चला कर देख लो, टायर सही हैं या नहीं। लेकिन शुभम को इस बात की जरा सी भनक नहीं थी कि कोई इस तरीके से धोखे से बुलाकर उसकी हत्या कर सकता है, और शुभम चला जाता है। और फिर शुभम की हत्या भी ठीक वैसे ही की गई जैसे वेद प्रकाश की गई, यानी उसको भी क्लच वायर से ख़त्म कर दिया गया। गला घुटने की वजह से और सांस रुकने की वजह से शुभम ने दम तोड़ दिया और उसकी हत्या करने के बाद अभिषेक और रितेश कटियार ने उसकी लाश को भी पीछे कार की डिग्गी में डाल दिया, जहां पर पहले से ही वेद प्रकाश की लाश रखी थी। दोनों बाप बेटों का काम तमाम करने के बाद अगला निशाना था वेद प्रकाश की पत्नी साधना। इसलिए वो दोनों फिर वेद प्रकाश के घर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने उनकी पत्नी साधना से झूठ बोला कि उनके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में हैं। अपने पति के एक्सीडेंट की खबर सुनकर साधना परेशान हो गई और वो उन दोनों के साथ घर से हॉस्पिटल के लिए निकल गई ताकि जल्द से जल्द अपने पति के पास पहुंच सके। लेकिन बेचारी साधना को क्या पता था कि उसके पति और बेटे को तो पहले ही मौत की नींद सुला दिया गया है। साधना को कत्ल करने के लिए भी उन्होंने उसी क्लच वायर का इस्तेमाल किया जिससे उन्होंने वेद प्रकाश और शुभम को ठिकाने लगाया था। साधना के बाद अब केवल उसकी बेटी नैना ही बची थी और इसके बाद रात 9 बजे के करीब वो दोनों आरोपी फिर से वेद प्रकाश के घर जाते हैं और नैना को भी वही एक्सीडेंट वाली झूठी कहानी सुनाते हैं जो उन्होंने उसकी माँ को बताई थी। नैना भी उनकी बातों में आ जाती है और उनके साथ घर से निकलती है। रास्ता में नैना की भी क्लच वायर से गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है और इस तरह एक हंसते खेलते परिवार को कुछ ही घंटों में मौत की नींद सुला दिया जाता है। लेकिन हत्यारों को अपने किए पर ना तो कोई अफसोस था और ना ही कोई दुख। हालांकि ऐसे लोग तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं होते, और जब उन्होंने भरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया तो उसके बाद वो लोग उन सभी लाशों को लेकर एक स्कूल में गए जो बिल्कुल सुनसान पड़ा था। वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। इसके बाद वो लोग उन चारों लाशों को वहीं पर फेंक कर वापस आ गए। इसके बाद 16 जुलाई की रात को
एक बार फिर से वो चारों उस स्कूल में गए जहां उन्होंने लाशें रखी थी। फिर उन्होंने एक एक करके कंबल में लाशों को लपेटा और एक बार फिर से गाड़ी की डिग्गी में रखा। लेकिन इस बार इस्तेमाल की गई कार वेद प्रकाश की थी और ये वही सेंट्रो कार थी जो हापुड़ की नहर के पास थी। दोनों हत्यारे बहुत ही चालाकी से अपना काम कर ही रहे थे ताकि किसी को भी इस हत्याकांड की भनक ना लगे, और इसलिए उन्होंने उन शवों के ऊपर परफ्यूम से भरी हुई बोतल उड़ेल दी ताकि किसी को बदबू ना आए। और इसके बाद हत्यारे सेंट्रो कार को लेकर यूपी के हापुड़ पहुंचे। वहां पर अप्पर गंगा नहर में उन चारों लाशों को डाल दिया और फिर अगली सुबह कुछ लोगों ने एक महिला की लाश को नहर में देखा और जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। नैना की लाश तो मिल गई थी, लेकिन बाकी 3 लोगों की लाशों के बारे में आज तक कुछ भी नहीं पता चला। और इसके बाद इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी रितेश कटियार ने डिप्रेशन के चलते 2017 में सुसाइड कर लिया। सोनू की भी मौत हो चुकी थी और बाबला भी सड़क दुर्घटना में मारा गया था। अब जरा किस्मत का खेल तो देखिए, इन लोगों ने 1 साल पहले 4 बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा था और अब इस घटना के 1 साल बाद खुद भी इस दुनिया से चले गए। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने हत्या के मास्टरमाइंड अभिषेक पाल को गिरफ्तार करके अपनी आगे की जांच शुरू की, जिससे ये पूरा केस खुलकर सामने आ गया था। लेकिन ये मामला अभी भी कोर्ट में चल ही रहा है और हत्या आरोपी अभिषेक को कड़ी से कड़ी सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन अगर यूपी पुलिस साल 2016 में इस मामले को ऑनर किलिंग का केस नहीं मानती तो शायद अभिषेक पाल इतने समय तक ऐश की ज़िंदगी नहीं गुजारता। लेकिन पुलिस के सामने भी ये केस कुछ इस तरीके से आया था कि जांच के दौरान पुलिस को ये ऑनर किलिंग का ही मामला लगा, क्योंकि हत्यारे ज़रूरत से ज़्यादा चालाक थे जिन्होंने इस हत्याकांड के प्लान को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया था। लेकिन कहते हैं ना कि पापी का पाप कभी नहीं छिपता, एक ना एक दिन वो सामने आता ही है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल तो देना ही पड़ता है। ठीक वैसा ही इस केस में भी हुआ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यूपी पुलिस ने इस केस को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट किया या नहीं किया? और आपके हिसाब से क्या वेद प्रकाश ने रितेश कटियार को पैसे देकर गलती की? क्या किसी की मदद करना आज के ज़माने में गुनाह हो गया है? या फिर अगर वेद प्रकाश ने उन्हें पैसे दे ही दिए थे तो वापस लेने के लिए उन पर दबाव नहीं बनाना चाहिए था? आप लोगों की क्या राय है इस केस के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों की या किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, सचेत करना है। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।